नमस्कार, मैं हूं कमलेश। एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कई बार देखा जाता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं, जब हम उनके अंतस में झांकने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि बाह्य और आंतरिक रूप अलग अलग है। बाह्य रूप में तो हम जो कुछ देखते हैं वो है, और आंतरिक रूप को समझने का अवसर तब मिलता है जब उनके अंतस में झांकने की हम कोशिश करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, और अंदर क्या चल रहा है इसका प्रकटीकरण जब होता है तो आपको भी उसी की भाषा या उसी भाव से उसको समझना होता है। तब समझ में आता है कि ये अंतस की भाषा है या बाह्य भाषा है। और वो कई बार ऐसा भी होता है ना कि जिसको हम बहुत साधारण समझते रहते हैं, वो पता लगा चर्चा होते होते वही बाह्य और आंतरिक बातों में कि वो अलग किस्म का व्यक्ति है। तब फिर उसके गुण और अवगुण पर फिर हमारा ध्यान जाना ज़्यादा शुरू होता है। तो अगर हमको अवगुण उसमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने उनके बाह्य रूप को देखा है, और गुण ज़्यादा दिख रहे हैं तो इसका मतलब हमने उनके अंतर्मन को झांका है, उनके अंतर्मन को समझने की जो कोशिश की थी उसमें मैं सफल रहा हूँ। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे बीच में है। आप परिचित होंगे, संजय सिंह, जो SCCL में सर्विस करते थे, रिटायर हुए हैं। ये एक परिचय उनका ये है। दूसरा परिचय ये है कि कोरबा ज़िले में या आसपास के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों में कहीं अगर संगीत की बात हो रही हो और वहाँ संजय आपको दिखाई दें गाते हुए मंच पे, तो आपको ताज्जुब नहीं होता होगा, क्योंकि उनमें वो कला है, उसमें वो माधुर्य है, उस तरह का कंठ है कि जब वो कविता गीत सुनाते हैं तो हम आनंदित होते हैं। और फिर एक इस तरफ भी ध्यान जाता है कि जो व्यक्ति रिटायर हो गया हो वो देखने में ज़रा झुर्रियाँ होंगी और वो बुजुर्ग दिख रहा होगा, और जब ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तो लगता है 45-46 साल का ही नवयुवक है, या युवक है। नवयुवक तो ना कहा जाए, अब इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ कि सलमान खान अगर उस उम्र में युवक हैं और राहुल गांधी उस उम्र में युवक हैं, तो फिर ये कहा जा सकता है कि संजय भी युवक हैं। लेकिन उम्र इनकी 60 को पार कर गई है, यानी अब 61वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इन्होंने शिक्षक पिता के साथ रहते हुए जो संस्कार प्राप्त किए, शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में ही इनका प्रवेश हुआ, व्याख्याता रहे, और उसके बाद फिर SCCL में है। इसी बीच में संगीत से रुचि, और जिसकी बात हमने कही कि जहाँ भी संगीत की बात होती वहाँ संजय दिखाई देते हैं। संजय हमारे साथ हैं। क्यों ऐसा क्या हुआ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए, व्याख्याता रहते हुए, फिर आपका मन हुआ कि नहीं ज़रा SCCL की नौकरी कर ली जाए, कोयला कर्मियों के साथ मिलकर के राष्ट्र सेवा में रुचि ली जाए? दरअसल क्या था कि जो मैं लेक्चरर था सकरी हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में, वो मेरी एडहॉक की नौकरी थी। तो उसका कोर्ट केस चल रहा था हमका रेगुलर होने के लिए। उससे पहले भी 2-3 बार SCCL से इंटरव्यू कॉल आया था, लेकिन चूँकि अभी मेरी उम्र बच्ची है निर्धारित, तो मैं उसको अवॉइड करता गया। लेकिन एक स्थिति ऐसे आई कि 33 साल की उम्र में जब मेरे यहाँ से इंटरव्यू कॉल आया तो मेरे लिए बड़ा असमंजस की स्थिति आ गई कि मतलब अगर नहीं जाता हूँ तो, और अगर यह कोर्ट केस अगर हम लोग हार जाते हैं तो मेरा आर्थिक भविष्य खराब होने की संभावना है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी कुर्बानी दी जाए परिवार के लिए, क्योंकि शादी भी हो गई थी और आर्थिक जिम्मेदारी भी थी, घर का सबसे बड़ा था। तो मैंने ये निर्णय लिया कि चलो SCCL में ही चला जाए। तो शिक्षक पिता ने नहीं इसमें हस्तक्षेप किया कि शिक्षा को छोड़ करके, चूंकि वो शिक्षा अधिकारी रहे, शिक्षक रहे, इसके नाते उनके मन में उसके प्रति ज़्यादा लगाव रहा होगा? तो लगाव तो था उनका। घर में किसी का मन नहीं था कि वो मजदूरी करने जाए वहाँ, लेकिन वो आर्थिक पहलू की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया कि शादी भी हो गई है, कल के डेट में बाल गोपाल होंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कत जाएगी जी। तो इसलिए सबने सीने पे पत्थर रखकर मुझे यहाँ भेजा। मतलब मन नहीं था, लेकिन परिस्थितियों के कारण समझौता किए। फिर ये संगीत में आपको रुचि कब से पैदा हुई? क्योंकि मैं 2 पहलू की बात कर रहा था, शिक्षा और इसकी संगीत की। तो कई बार होता है ना कि हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया है। शुरुआती दौर में जब प्राथमिक शिक्षा थी तो संगीत में बड़ी रुचि थी, लेकिन पिताजी बड़ी मार मारे कि गाना गाओगे क्या तुम? इससे अच्छा ये विषय लो। उन्होंने विषय बदलवा दिया। 6-8 महीना हमने संगीत की पढ़ाई की थी। तो हमारी रुचि कभी कभी परिजनों को, हमारे पालकों को लगता है कि नहीं, ये इनकी प्रगति में बाधक होगी,
इसलिए वो भी बाधा बन जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा हुआ क्या? ऐसा इसलिए मेरे साथ हुआ, लेकिन कम हुआ। समाज में उस समय संगीत को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। ऑर्केस्ट्रा में जाना, कोई वाद्य यंत्र बजाना, गाना, ये लोगों का प्राथमिक उद्देश्य होता था कि किसी तरह शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी मिल जाए, उसके बाद आपको जो करना हो करते रहो जी। लेकिन अगर संगीत में ही डूबा रहे व्यक्ति तो उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो वो हुआ क्या कि मेरा जो मामा परिवार है जी। वो पूरा संगीत का वातावरण, वो कर्मा का नृत्य, कर्मा के जो ताल होते हैं, रथ यात्रा का जो मृदंग बजता है जी। उसके ताल होते हैं। तो हमारे नाना जी उसके बड़े मास्टर थे, आसपास के गांव के गुरु थे। जी। तो घर में एक संगीत का वातावरण था, तो उनको नचकार गौटिया बोलते थे गांव में, घरघोड़ा में था मामा गाँव। तो वो असर थोड़ा रहा। और दूसरी बात क्या हुई कि जब मैं क्लास 9th में था तो मेरा पैर एक्सीडेंट में, मेरा मतलब हड्डी खराब हो गया था। तो उसका बड़ा लंबा इलाज रहा, डॉक्टर ने एकदम साफ खेलने के लिए मना कर दिया जी। तो मेरे लिए कोई और हॉबी बची नहीं। तो मैं सोचा कि चलो मामा पक्ष का जो ईश्वरी देन है जी। जी। तो उसी को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे ही मैं लोरबी में हायर सेकेंडरी में था, 11वीं क्लास में। जी। तो सब लड़के जब गेम्स के पीरियड में खेलने जाते थे तो मैं क्लास में चुपचाप बैठा रहता था। बड़ी अचरज भाई नजरों से उनको देखता था, काश मैं भी खेल पाता। तो उसी दर्द को बुलाने के लिए कभी टेबल बजा बजा कुछ गा लिया करता था। जी। जी। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं टेबल बजा गाना गा रहा था, तो मेरे पंचम सिंह ठाकुर सर हैं, जी। बहुत ही प्यार करते थे मेरे से। तो वो क्लास में गेट में खड़े होकर सुन रहे थे। जी। अचानक मैं उनको देखा तो एक अपराध बोध आया मेरे मन में कि क्लास में गाना गाना तो अच्छा नहीं माना जाता। जी। तो मैं खड़ा होकर उनको सॉरी बोलने लग गया। तो वो मेरा कान पकड़ के केमिस्ट्री लेबोरेटरी ले गए। जी। वहाँ दीक्षित मैडम थी हमारी, वो भी बहुत अच्छा गाना गाते थे। उनको बोले कि मैडम देखिए ये क्लास में गाना गा रहा था, इसको सजा दी जाए। जी। तो मैडम बोली कौन सा गाना गा रहे थे? तो वही गाना गा के सुनाओ। जी। तो मैं वो गाना गा के सुनाया। तो सर बोले कि शाम को घर में आना। तब भी मैं डर रहा था कि घर में जाके कुछ काम कराएंगे कि गेहती मरवाएंगे, वो कालखंड ऐसा था। दिलवा देंगे। आज तो बालकों से, विद्यार्थियों से घर में काम कराना या कोई काम कराना अपराध माना जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। जी। वो गुरुकुल की सेवा की श्रेणी में आता था। जी। जी। तो जब मैं वहाँ देखा तो पूरी महफिल जमी हुई है, हारमोनियम तबला, बड़ा अचरज हो गया मैं। तो वो बोले कि बैठो, चलो हारमोनियम के पास बैठो, गाना गाओ। तो उस टाइम में गया दुनिया बनाने वाले, तो उन्होंने स्केल चेक किया, बोले कि कल से गाना में आओ। जी। फिर नियमित जाते रहा। फिर वहीं से मेरे संगीत के सफ़र की शुरुआत हुई। जी। तो फिर घर के लोगों ने, पिताजी ने या और परिजनों ने कभी नहीं कहा जी, क्योंकि मेरे अध्ययन में बाधा नहीं पड़ रहा था वो। जी। मैं अपने पढ़ाई में पर्याप्त समय देने के बाद जो मेरे को खेल में निकालना चाहिए, हाँ, वो खेल नहीं पाता था। उस समय को मैं संगीत में निकालता था, क्योंकि मामा पक्ष पूरा संगीत वाला था। जी। इसलिए वो लोग भी बड़े सहर्ष मेरे इस शौक को स्वीकार कर लिए। नहीं तो आपके पाँव में हड्डी के कारण जो दिक्कत थी, मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि अभी भी अगर आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि मेरी अवस्था 60 को क्रॉस कर गई है तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो ये फिटनेस का क्या राज है? फिटनेस जो बेहतर आप अपना रख पा रहे हैं, तो वो थोड़ा जिम और मेडिटेशन। तो मेडिटेशन तो खैर बहुत बाद में शुरू किया मैं, लेकिन अब स्टेज पे जाने के लिए क्या होता है कि गुड लुकिंग बड़ा जरूरी हो जाता है स्टेज में। जी। ये सिंगिंग के लिए किसी भी प्रोफेशनल मतलब प्रदर्शन का जो हाँ, थोड़ा आकर्षण उसके प्रति रहे। तो जी। उस मतलब गुड लुकिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा कि पेट मत निकले, थोड़ा सा फिट फाट रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत व्यायाम हल्का फुल्का घर में कर लेते हैं। जी। अच्छा, एक बात उस उम्र के लोगों की, क्योंकि आपकी 63 है, मेरी 62 है, एक ही साल आपसे बड़ा हूँ, तो स्वाभाविक है कि वो ऐसा कालखंड था जब शिक्षा का और शिक्षकों का जो महत्व रहा है, आज उसमें काफ़ी तब्दीली दिखाई देती है। आज के बच्चों से जब आप मिलते हैं, या वो चाहे गायन वादन के क्षेत्र के हों या फिटनेस के क्षेत्र के हों, या जो लोग अभी आपके बाद नौकरी ज्वाइन किए होंगे वहाँ SCCL में, या वो जो शिक्षक है, अभी शिक्षाकर्मी भी जिनको कह लिया जाता है, या शिक्षाकर्मी जो नियमित हैं, शिक्षक हैं नियमित हैं, उन लोगों से बातचीत करने के बाद आपको लगता नहीं कि ऐसा जो एक परंपरा हम लोगों ने देखी है, महसूस किया है, उसको ये भी कह सकते हैं कि झेला है, सहा है,
या उसको मन से स्वीकार किया तो उसके प्रति श्रद्धा भी है, आज वो है कहीं? आज तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। हम लोगों में गुरु शिष्य की परंपरा थी जी माता पिता के बाद गुरु, उसके बाद ईश्वर। जी आज तो गुरु और मतलब गुरु भी नहीं कहना चाहिए, टीचर स्टूडेंट एक कस्टमर हो गए। जी 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 वो फीस पटाता है, वो पढ़ाता है, लड़का पढ़े चाहे मत पढ़े। हम लोग डर के मारे पढ़ते थे। जी हमारे इंग्लिश के टीचर थे, इतना मारते थे, उसके कारण हमारी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक रही। जी तो सर जितना हमारे प्रति क्रूर होते थे उस विषय में हमारा डिस्टिंक्शन आता था। जी। और घर वाले भी घर में भी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 2 झापड़ पड़ा तो घर में वहाँ 5 4 पड़ेगा। 4 पड़ेगा। जी आजकल क्या होता है, अगर बच्चे अगर घर में बोल दे तो वो पेरेंट्स चले जाते हैं कोर्ट, थाने चले जाएं, थाने कोर्ट चले चले जाएंगे। जी 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 तो ये जो आपसी विश्वास, आपसी सद्भाव है, और शिक्षकों के मन में भी एक सेवा भाव थी, आज भी होगा कई लोगों के मन में, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स जो उनके प्रति रवैया दिखाते हैं तो वो भी चुपचाप बैठ जाता है। खैर क्षरण तो सभी क्षेत्रों में हुआ है। हम लोग जितना अपने माता पिता के प्रति आदर भाव रखते थे, हमारे दादा परदादा उससे ज़्यादा आदर का भाव रखते थे। आज जो थोड़ा सा उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। सभी क्षेत्रों में क्षरण हुआ है तो उस क्षेत्र को भी वो बचा रहेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि वो आधार स्तंभ है समाज का, आधार स्तंभ है किसी राष्ट्र का, और उसमें जो क्षरण हो रहा है उस क्षरण को रोकने की कोशिश तो होनी चाहिए। कोशिश तो होनी चाहिए। ये जो सांस्कृतिक अवमूल्यन है जी ये आगे चल के समाज के लिए बहुत बड़ा कैंसर हो सकता है। जी। रिश्तों की मान मर्यादा ये सब खत्म होती जा रही है। जी आपको याद होगा हमारे ज़माने में जी सप्ताह में एक दिन विदाउट बस्ता हम लोग जाते थे स्कूल। जी जी उस दिन हमारा नैतिक शिक्षा का पीरियड होता था, जी। जिसके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को दिखाओ, कविता लिखने की, कविता कहने की, गाना गाने की। हाँ, कहीं बाल सभा के नाम कहीं पे बाल सभा शनिवार के को नाम हुआ से करता था। होता जी 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 तो हमारे जो अन्य प्रतिभा है पढ़ाई लिखाई के अलावा जी जी वो भी निखर के सामने आती थी। जी जी और घर में अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा कारण है संयुक्त परिवार का विघटन। जी। एक अब सब एकाकी परिवार हो रहे हैं, एकाकी पहले परिवार हो रहे हैं। संयुक्त होता था। जी और उससे भी बड़ा है कि दोनों मम्मी पापा काम में जा रहे हैं, जी बच्चा जब स्कूल से लौट के आ रहा है तो कोई नहीं है घर में, एक अकेलापन, ये मानसिक अवसाद की स्थिति पैदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो आते हैं तो अपने माता पिता के प्रति उनको बचपन से ही लगने लग जाता है कि हमारा केयरिंग सेकेंडरी है, इनके लिए इनकी खुद की इकोनॉमिक अर्निंग ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अविश्वास की जो भावना आती है वो रिश्तों में दूरियां पैदा हाँ, वो कहीं आपस का प्रेम रिश्ता वो थोड़ा दूर हो जाता है, कमजोर पड़ने लगता है। हम कहीं ना कहीं पेशेवर होते जा रहे हैं, प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, उसका दुष्परिणाम है। एक बात जो संस्कृति और हम सभ्यता की करते हैं, तो अगर हम ये तो शिक्षा के क्षेत्र में तो जो कुछ है वो तो दिख रहा है, गायन के क्षेत्र में भी हम लोग अपने बाल्यकाल में, मतलब जब 5-6 साल 7 साल 8 साल की उम्र हुई, जब थोड़ा थोड़ा गाने को समझने लगे, तो उस समय जो गाने होते थे बड़े कर्णप्रिय होते थे, मीनिंगफुल होते थे। आज के जो गाने हैं इनमें और उनमें बड़ा अंतर है। मतलब अब तो ये हो गया है कि म्यूजिक इतनी तेज होती है कि वो शब्द ही समझ में नहीं आते, बड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कुछ का कुछ। तो आप चूंकि गायन के क्षेत्र में हैं, जब आपने शुरुआत की होगी तो स्वाभाविक है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का, किशोर कुमार जी का, लता जी का, लता जी तो बाद तक चली, लेकिन ये वो कालखंड रहा है मुकेश जी का, जब गाने सुनने के बाद ऐसा लगता था कि रस घोला जा रहा है। जी जी। तो वो गाने वो ज़्यादा आपको अच्छे लगते थे गाने में, कि अब नए वाले जो आ गए हैं इनमें भी कुछ? इनको तो मैं हृदय विदारक गीत मानता हूँ। नए गाने कर्णफोड़ू गीत। मुकेश का गाना, मुकेश जी का जब गाना सुनते थे हम लोग जी, तो बताया जाता था कि वो पहले उस कहानी को सुनते थे, उस कहानी को सुनने के बाद उस पात्र के दिल पे क्या गुजर रही होगी उसको महसूस करते अनुभव करके फिर लिखते थे। उसके बाद जब गाते थे उसके अंदर डूब के, उस किरदार के अंदर जब डूबते थे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता हुआ, जब कोई छोड़ दे जी, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ऐसा लगता है कि वो गाने वाले के साथ एक घटना घट रही है। जी। वो जो पात्र मनोज कुमार दिखाई देता है वो तो बाद में, लेकिन गाने वाले ने भी उसका साथ दिया। जी जी। पर आजकल क्या होता है, अमेरिका में रिकॉर्डिंग होती है, भारत में फिर पिक्चर बन रहा है, तो गायक को नहीं मालूम कि कौन सी परिस्थिति है, वो लिख के दे दिया जो उसको गा दिया वो। जी जी जी। तो वो फीलिंग नहीं आ पा रही है आजकल। हाँ, वो पिक्चर चल रही है,
मार धाड़ भी हो रही है और अचानक सीन बदलता है और गाना शुरू हो जाता है। मतलब गाने आने के लिए कोई हाँ, भूमिका तैयार करने की जरूरत नहीं, तैयार नहीं करते लोग, और सीधा डाल दो इसको, बस इनको सुनाना है, इतनी देर का हमको गाना उसमें डालना है, 3 या 4 2 जो भी डालना है उनको, वो कहीं भी उसको फिट कर देते हैं। जबकि पहले की फिल्मों में वो गाने, सही बात कहा आपने कि वो कहानी के साथ गाने चलते थे, कहानी के साथ गाने वो एक कहानी अपने आप, गाना भी एक कहानी हुआ करता था। मतलब गाने सुन के आपको लग जाता था कि कौन सा किरदार है, इसके साथ क्या गुजर रहा होगा, कौन सी परिस्थितियां आई होगी तो ये गाना गा रहा है। जी जी जी। लेकिन अब ऐसा नहीं, तो वो गाने में जो आनंद आता था, जो सुनने में आता है हम लोगों को, हम लोग तो खैर, आप तो उस क्षेत्र में हैं, हम तो जिसको बाथरूम सिंगर कहते हैं वो हो सकता है कि हों, कभी कभी गुनगुना लेते थे, लेकिन आप लोग तो गाते हैं, तो वो गाने सुनने में जितने प्रिय लगते थे, गाने में भी उतने अच्छे लगते रहे होंगे। पुराने गाने अगर आप गाएंगे तो लगता है कि वो हम भी अपना खून निकाल के डाल रहे हैं इस गाने में। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब सत्या को तो मैं हमारा कोरबा गुलशन कुमार बोलता हूँ जी, जब हम लोग 2013 में मुकेश नाइट किए, शायद वो कोरबा पहली बार हो रहा था जी, आप ही लोग के चैनल से हमने इसका प्रसारण कराया था जी, तो ओहरे ताल मिले नदी के जल में जब मैं गाना गाया जी, तो वो 1 महीना तक टीवी में चला है, दिन में 3 बार। तो सुहागपुर है चापा के पास जी, तो सुहागपुर का एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति पता नहीं कहाँ से फ़ोन नंबर ले लिया मेरा, चैनल पे कहीं किसी को फ़ोन किया होगा, उसके बाद फ़ोन करके बोलता है भैया 35 साल बाद इस गाने को सुन रहा हूँ जी, और सुना तो रोंगटे खड़े हो गए। जबकि हम लोग मुकेश जी के एक तिनके के बराबर नहीं है, लेकिन उस गीत के बोल ऐसे थे कि वो आदमी सुहागपुर से बुजुर्ग आदमी फ़ोन किया, बाद में आके सत्या से मिला वो जी, कि भैया ऐसे पुराने गानों का प्रोग्राम और कराओ जी। तो हमको ऐसे श्रोताओं की प्रतिक्रिया से संबल मिलता गया और हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। संजय जी, कभी ये भी होता है कि हालांकि प्रतिभाओं को तराशने का, उनको तलाशने का काम काफ़ी हुआ है और नई नई प्रतिभाएं संगीत के क्षितिज पर दिखाई दी और बहुत सारे शो चले इसके लिए, और कोरबा की कुछ प्रतिभाओं को अवसर भी मिला और वहाँ तक वो पहुँचे भी। ये अलग बात है कि हम अन्य शहरों की अपेक्षा थोड़ा सा उनको सहयोग कर पाने में जो SMS वगैरह करते हैं इसमें थोड़ा कमज़ोर पड़ गए। लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ, मैंने भी बहुत सारे कार्यक्रम कराए हैं आप लोगों को लेकर के, अभी तक अपनी पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विशेष करके कई कार्यक्रम कराए। मुझे लगता है कि मुंबई में या अन्य शहरों में जो गायकों की जो टोली दिखाई देती है या गायकों का जो हुनर दिखाई देता है, गायकों की जो ललक दिखाई देती है, उससे कम हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। लेकिन प्रतिभाओं को वो सम्मान, मुझे लगता है कि हो सकता है हमारी कमी हो उसमें। जैसा हमने कहा कि रियलिटी शो में जो लोग गए उनको हमने सहयोग जितना देना था नहीं दिया, जिसकी वजह से वो लोग तीसरी चौथी पायदान से वापस हो गए। लेकिन ऐसा कभी कभी लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार या छत्तीसगढ़ के लोगों को हकीकत में जितना सक्रिय होना चाहिए, जितना संबल देना चाहिए, उतना संबल नहीं दे रहे हैं, जबकि प्रतिभाओं की कमी नहीं है। नहीं, एकदम नहीं है। तो सरकार को भी इस विषय पे ध्यान देना चाहिए। इस सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और जो आम लोग जो हैं उनको भी, आम लोग हैं, दोनों जो बातें सक्षम लोग हैं जी। अब ऐसा है कि सरकार के पास तो आज की राजनीति की परिभाषा ही बदल गई है। वो तो अपने रोज़मर्रा के आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर पा रही है जी। तो ये प्रतिभाओं को विकसित कर एक अच्छा सम्मानजनक मंच प्रदान करने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी इन समस्याओं को अगर उठा के रखे पटल में, विधानसभा में, लोकसभा में, तो कोई एक, हम तो ये बोल रहे थे कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जो उसी से जीवनोपार्जन करते हैं। जी जी। तो कोरोना काल में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि भूखों मरने की नौबत आ बिल्कुल गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार के पास तो कोई योजना है नहीं कलाकारों के लिए जी। उस समय हमारे यहाँ जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो सक्षम व्यक्ति हैं, उन्होंने काफ़ी मदद किया भी। अगर हमने दरवाज़ा खटखटाया जिनके पास भी, सबने बड़ी उदारता से हाथ बढ़ाया हमारे सहयोग के लिए। मैं इसके लिए कोरबा क्षेत्र के, खासकर आपके चैनल का बड़ा आभारी हूँ कि ऐसी विषम परिस्थिति में आप लोगों ने कलाकारों का साथ दिया, उनका उत्साह बढ़ाया, संबल बढ़ाया। और आज ये स्थिति है कि हम अपनी गलतियों से हमको सीखना चाहिए कि भविष्य में कभी ऐसी परिस्थितियाँ आए तो कलाकारों को एक सम्मानजनक पेंशन तो मिले कम से कम। जी जी जी। वो ठीक है, वो राज्य सरकार का दायित्व है, उसको वो निर्वहित करे, सक्षम जो लोग हैं उसमें अपनी मदद करें। लेकिन मैं आम लोगों की बात कर रहा था कि जैसे रियलिटी शो की बात हमने कही
वो अगर उसमें आपके एक यशमत से हमारे क्षेत्र की प्रतिभा को एक बड़ा आसमान मिलता है तो आपको उसमें मदद करनी चाहिए। वहाँ ये उससे लोग- उससे हाँ, अब जबकि उसमें लगना बहुत मामूली राशि नहीं। होती है। कोई मामले अब तो खैर अब तो वो भी खत्म हो गया, अब तो फ्री हो अब गया। तो फ्री हो गया। तो ऐसे समय में सिर्फ आपका 2 मिनट किसी एक कलाकार को बड़ा आसमान दे सकता है, बड़ा मुकाम दे सकता है। तो स्वाभाविक है कि आपकी भूमिका वहाँ होनी चाहिए, लेकिन आप वो भूमिका निर्वहित नहीं कर पाते। और ये एक उलाहना भी है, क्योंकि हम लोगों ने 1-2 मामले में लोगों से संपर्क किया, प्रयास किया, तो कुछ तो सफलता हमको मिली, लेकिन जितनी मिलनी चाहिए था अपेक्षित नहीं मिल पाई। तो ये तो एक पक्ष हो गया, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है जो आपने कहा कि कोरोना काल में बड़ा संकट झेला लोगों ने, जिनके पास यही सहारा था उनको दिक्कतें हुई। तो हमारे यहाँ तो आप इतिहास में वर्णन आपको मिलेगा कि राजाश्रय मिला करता था कवियों को, लेखकों को, इन लोगों को। जो राज परिवार हुआ करते थे, राजा काल जब था तो उस समय भी मदद होती थी। रत्न कहलाते थे। और हाँ, उनको नवरत्नों में तानसेन शामिल। तो ये परंपरा रही है हमारी। और हमारे देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में इसके लिए काम किया भी जाता है, लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ लोकल कलाकारों को यदा कदा बस ये हो जाए कि हाँ भाई हम करते हैं इनके लिए, बस उतना ही किया जाता है। तो इसको लेकर के कहीं अब आप चूंकि रिटायर हो गए हैं, अब आपके पास समय भी है और समर्पण भी है, तो ऐसा एक प्रयास होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक मंच बने और उस मंच के जरिए आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अभी कोरबा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बन गया जी, आर्टिस्ट एसोसिएशन का। तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि एक तो घर घर से जो बाथरूम सिंगर जैसे आप बोले ना, जी जी, इनको क्या है, गाना बड़े अच्छे गाते हैं। आप सुनेंगे बाथरूम से कोई गा रहे तो बड़ा अच्छा गा रहा है, लेकिन स्टेज फियर होता है। हाँ, स्टेज थोड़ा में आने नर्वस के होते बाद हैं तो उसमें, नर्वस हो हाँ। जाते हैं। जी। तो वो उस नर्वसनेस को दूर करने के लिए हम लोग उपाय कर रहे हैं। और दूसरा मतलब आपको एक सम्मानजनक आय की प्राप्ति हो संगीत से। घर के लोग नकारा मत समझे। जी जी, अगर हम संगीत की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो घर के लोग हमको नकारा मत समझे। वो भी हमारे एक अर्थोपार्जन का जरिया हो सकता है, अगर आप लोग मानसिक रूप से साथ दें तो। जी जी जी। तो वो प्रयास आप लोग, मैं इसीलिए आपको इधर लाया। मुझे मालूम था कि आप उस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अभी। तो ये कोशिश अगर हम सब मिल करके करते हैं, उसमें मीडिया की भी बड़ी भूमिका होती है, समाज सेवकों की भी बड़ी भूमिका होती है, और राजनेताओं को, इनकी तो है ही है। लोकतंत्र है तो उनको तो महत्वपूर्ण स्थान है ही है उनका। तो सब मिल करके कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो प्रतिभाएं जो धूल धूसरित पड़ी हुई हैं, उनको एक मंच देने में या एक मुकाम देने में हम सफल होंगे, और उस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आपसे 1-2 गाने और उसके मुखड़े सुनूं, उसके पहले एक बात और। अमूमन ये माना जाता है कि हमारी सनातनी व्यवस्था में कि 25-25-25-25 4 खंड, कालखंड होते हैं हमारे। अब आप, लेकिन अब ये माना गया है कि वो 100 नहीं है, अब 80 हो गया है। तो 80 हो गया है तो 5-5 घटा दीजिए, 20-20 हो गया। तो 60 को जब हम पार कर जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, अब सरकारी सेवा में जो है वो तो रिटायर हो गए, अब हम तो सरकारी सेवा में नहीं हैं। तो हम तो जब तक हाथ और बुद्धि काम कर रही है, सांसें चल रही हैं, तब तक सेवा में हैं। लेकिन 60 साल में मान लिया जाता है कि रिटायर हो गए। हमारे यहाँ भी लोग बोलने लगे बाप रिटायर हो गए। तो 60 के बाद का जो 20 साल है हमारा, वो लोक कल्याण के लिए काम करने का होता है। और उस समय मन थोड़ा सा धर्म की ओर बढ़ता है अपने आप, स्वतः होता है वो। कब मन फिल्मी गानों में भजन खोजने लगता है ये समझ में नहीं आता, स्वतः होता है। तो आपका भी मन होता होगा कि अब जरा इस उम्र में, या पहले से भी कुछ होता है, आपकी बातों से भी लगता है। कई बार आप ईश्वर की जब बात करते हैं, जैसे हम बात करने लगते हैं तो लोग बोलते हैं यार बाल्यकाल से ही आपका कुछ पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा आकर्षण रहा है क्या, आप उसकी तरफ रुझान आपका ज़्यादा रहा। तो मैं बोलता हूँ बाल्यकाल से है। अब रिटायरमेंट की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे कि उसके बाद फिर उधर जाएंगे, तो शुरू से ही उसमें रुचि रही। आपकी भी मुझे लगता है कि शुरू से रही। और आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह से भी जुड़ करके। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग में देखिए क्या हुआ, क्या था बीच में एक, जब शारीरिक रूप से व्यक्ति काफ़ी उम्र तक अक्षम हो जाता है। जी जी, क्योंकि मेरे पैर के इलाज में मेरे पूरी घर की संपत्ति चली गई जी। तो कहीं ना कहीं एक अपराध बोध रहता था मेरे मन में कि घर की आर्थिक स्थिति को डगमगाने का कारण मैं हूँ। तो मैं उसकी कमी पूरी करना चाहता था और कर नहीं पा रहा था। तो एक मन में अवसाद बैठ गया जी। तो वो अवसाद है, या तो वो नेगेटिव चले जाएंगे तो पलायनवाद की ओर भाग जाता है। जी जी, अगर पॉजिटिव रहे तो
फिर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। तो ईश्वर की कृपा से मेरे को बड़े अच्छे अच्छे मित्र मिले जिन्होंने मुझे कभी पलायनवाद की ओर जाने नहीं दिया। सब ने अपने प्यार से, अपने स्नेह से मेरे को रोक लिया। तो बीच में क्रोध भी मेरे ऊपर हावी होने लगा था। तो इस बीच में क्या हुआ, मेरी मौसी की लड़की है किरण पिंकी, एनटीपीसी में, बोली भैया आप तो आर्ट ऑफ लिविंग में मेडिटेशन करो, सुदर्शन क्रिया करोगे तो मन काफ़ी शांत हो जाता है। तो मैं बोला चलो बहुत तो कर लिए, इसको भी करके देखते हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो 360 डिग्री चेंज होता है आदमी के मानसिक स्थिति में, वो हुआ मेरे साथ। जी जी। सबसे पहले क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जिसके लिए हम बड़े बड़े उपदेश सुनते थे। जी जैसे अभी बोला गया यम नियम का पालन किए हैं मोदी जी 11 दिन तक। जी। उसके बाद हमारी चेतना जागृत हो जाती है, बोध हो जाता है। हाँ, आत्मबोध हो जाता है। जी आपको क्रोध भी आएगा तो लगेगा कि मेरे क्रोध आ रहा है, नियंत्रित करना चाहिए। आप अनियंत्रित नहीं हो पाते, जी। आपकी जी भावना नियंत्रित हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म तो हमें कहीं ना कहीं एक बंदिश है, वो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई हमको किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। और क्रोध आता है तो मन फिर कहता है नहीं हो सकता है क्रोध में अन्याय हो, तो रोकता है उसको, रोकता है। बहुत सारे उसके लाभ हैं। आपकी पत्नी का कितना रोल रहा है, क्योंकि बिना अर्धांगिनी की चर्चा किए मुझे लगता है कि जीवन का सार नहीं है। विवाह से लेकर के और अंत तक, वो जब तक हमारे साथ रहती है, हम उसके साथ रहते हैं, तो एक कहा जाता है ना कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, जी। तो एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो नहीं चल सकता। तो रीता सिंह ने तो कभी पंचर करने की कोशिश आपको नहीं की? नहीं जी नहीं, उसने हमेशा खाली मेरा सब कमाओ सपोर्ट जी, किया। कहाँ लगे हो? नहीं, बहुत सपोर्ट किया। देखिए मेरे विवाह भी मतलब बड़ा ऐतिहासिक चर्चा का विषय है। जी। क्योंकि बचपन जब मैं हायर सेकेंडरी में था तो एक ज्योतिषी जी, बाबूजी बड़ा मानते थे ज्योतिष को। जी। तो वो उनको बोल दिया कि इनका 1% विवाह का योग्य है और वैराग्य की ओर ये ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जी। अकेले रहना पसंद करते हैं। और तो इनका शादी जल्दी का तो ठीक नहीं, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। जी। तो घर के लोग मेरे अध्ययन काल के दौरान ही मेरी शादी का प्रयास करने लगे। जी। तो उस टाइम तो मैं टाल गया क्योंकि मैं फाइनेंशियली इस्टेब्लिश नहीं करूँगा। उसके बाद जब मेरी नौकरी भी लग गई स्कूल में, तब भी मैं नहीं करता था। तब घर के लोग थोड़ा सा परेशान हुए। कहीं लड़की देखने जाता था मैं, तो लड़की को ही बोल देता था कि भैया तू मना कर दे, मेरे एडाक की नौकरी है, मेरी नौकरी कोई भरोसा नहीं है। तो वो लड़की भी बड़ी आसानी से मान जाती थी मेरी बात को। तो वैसे मैं अंबिकापुर से लड़की देख के आ रहा था, तो मैं बोला अब तो मना करके आ गया हूँ, घर में मार पड़ेगी अब तो मैं अपनी चाची को बोला चाची थोड़ा चलते हैं, मेरे साथ चलिए, कम से कम माँ गुस्साएगी नहीं मेरे को। जी। जी। तो चाची बोली चलो बच्चे लोग चिरमिरी में। जी। और मेरी जो सास है मेरी चाची की चचेरी बहन है, उसके घर पे गए तो मैं अपनी पत्नी को देखा वहाँ पहली बार। और उसका मतलब घर में काम करना और बाहर में आया व्यक्ति को मेंटेन करना, अब बोर तो नहीं हो रहे हैं, ये पुस्तक पढ़ लीजिए, ये चलिए, फिर घर में काम करने चले जाए। तो मैं सोचा कि अगर इस टाइप की लड़की मिलेगी तो किया जा सकता है, मेरे मन में आया। जी। तो जब हम लोग लौट के आए बिलासपुर, तो चाची बोली कि कैसी लड़की चाहिए। मैं बोला चाची उसी टाइप की लड़की अगर कोई मिल जाएगा तो चल जाएगा। मतलब वैराग्य को तिरोहित कर दिया। तिरोहित कर दिया। मतलब विश्वामित्र को मिल गई मेनका रंभा। जी। जी। तो वो उस टाइम चाची बोले कि उस टाइप की क्यों, उसी से बात करते हैं। मैं बोला ये तो अच्छी बात है। उसके बाद जब मेरा इंटरेस्ट हुआ तो परिस्थितियाँ मेरे खिलाफ होती गई कि उसकी बड़ी बहन की नहीं हुई तो उसी कैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 1 साल इंतजार करना पड़ गया। तो एक तरह से जो मेरा विवाह हुआ वो अरेंज विथ लव, लव विथ अरेंज कहना चाहिए। जी। जी। वो 1 साल का दौरान हम लोगों में काफ़ी दोस्ती हो गई और ये बड़ा रोचक था। जी। 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 चलिए, ये जीवन में इस तरह के जो वाक़ये होते हैं, इसको कहते हैं ना बुढ़ौती में इन्हीं सब वाक़यों को याद कर करके आदमी प्रफुल्लित रह लेता है, अपना समय काट लिया करता है। हालांकि आपके पास जो विधा है गायन की, वो तो अंतिम क्षण तक ऊर्जा प्रदान करती रहती है। परिवार तो साथ में रहता है तो दुगुणित कर देता है उस उत्साह को। अब चलते चलते मैंने जैसा कहा कि एकाध गीत और उसका एकाध 2 मुखड़ा, अंतरा सुनाइए जरा हमारे दर्शकों को। तो मुकेश को सुना क्या? हाँ बिल्कुल, जिसका आप पसंद करते हैं।
जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर में हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। बहुत बढ़िया। इसका एक अंतर बड़ा अच्छा आता है। जी। हाँ ये रस में ये कस में सभी तोड़ के, तू चली या चुनर प्यार की ओढ़ के, या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के। जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। बहुत बढ़िया संजय जी, आपका ये मधुर स्वर ऐसे ही गुंजायमान होता रहे, स्वस्थ रहें, और जो मकसद लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, कलाकारों को उनको एक नया सोपान देने का, नई मंजिल देने का, नया पंख देने का, आप उसमें सफल हों, स्वस्थ रहें, सपरिवार से आनंदित रहें, यही दुआ हम सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।